हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो करंट अफेयर्स के सेशन पे है। इस सेशन में हम इजराइल फ़िलिस्तीन युद्ध के बारे में जानेंगे। अक्टूबर 2023 से ही इजराइल फ़िलिस्तीन युद्ध काफ़ी सुर्खियों में रहा है। अक्टूबर 2023 में जो गाज़ा पट्टी के हमास के जो लड़ाके थे उनके द्वारा इजराइल पर आक्रमण किया गया था, और जिसके जवाब में इजराइल द्वारा वहाँ पर जो काउंटर अटैक किया जा रहा है, जो फ़िलिस्तीन के जो क्षेत्र हैं, गाज़ा के क्षेत्र हैं, और जिसके कारण वहाँ पर कई लाख लोगों का विस्थापन हुआ है, जो फ़िलिस्तीनी नागरिक हैं और साथ साथ इजरायली नागरिक। और वहाँ पर कई प्रकार के मानवीय संकट खड़े हो गए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इस युद्ध के संदर्भ में हर दिन पेपर में उभरने वाले जो नए नए शब्द हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे गाज़ा पट्टी क्या है, हमास क्या है, राफ़ा बॉर्डर क्या है, खान यूनिस शहर क्या है, वेस्ट बैंक क्या है, गोलन पहाड़ी क्या है, अल अक्सा मस्जिद क्या है, यरूशलेम क्या है, और इन सब में यूएनओ का क्या रोल है, यूएनओ क्या है, और वीटो पावर क्या होता है यूएनओ में। इन सब को जानने का प्रयास करते हैं। इन सब पर प्री या मेंस में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं कि इजराइल फ़िलिस्तीन जो देश है, इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, विश्व में कहाँ पर वो अवस्थित है। ये एशिया का मैप है जो आपके सामने मैंने खोला है। ये अपना देश है भारत, और ये अपना देश है, और इसके बगल में पाकिस्तान है, इसके बगल में अफ़गानिस्तान है, फिर ईरान है, फिर इराक है, फिर सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया के पश्चिम में सीरिया है, और उसके पश्चिम में जॉर्डन है। फिर आपका प्रारंभ हो जाता है इजराइल और फ़िलिस्तीन की सीमा। ये बहुत ही धुंधला कलर में यहाँ पर है, इजराइल और फ़िलिस्तीन है, जो मैं एक बड़े मैप में आपको दिखाऊंगा। तो एक तरह से विश्व के मानचित्र पर इजराइल और फ़िलिस्तीन की क्या अवस्थिति है वो हमने देख लिया। अब इजराइल और फ़िलिस्तीन की जो भौगोलिक दिशा है, जो वहाँ पर की जो लोकेशंस हैं, इम्पॉर्टेंट लोकेशंस, उसको जान लेते हैं। उसमें प्री में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये बेसिकली वेस्ट एशिया का मैप है, और वेस्ट एशिया के मैप में हम देख रहे हैं कि इजराइल का जो क्षेत्र है वो ये क्षेत्र इजराइल का है। ये इजराइल का क्षेत्र है पूरा। इजराइल और फ़िलिस्तीन दोनों देश का क्षेत्र है। और ये इसके इजराइल के उत्तर में लेबनान एक देश है, ये वाला। और इसके उत्तर पूर्व में सीरिया एक देश आता है जो इससे सटा हुआ है देश है। फिर इसके पूरब में जॉर्डन आता है, ये जॉर्डन है। और पश्चिम में इसके भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है। और इसके दक्षिण पश्चिम में आपका इजिप्ट आ जाता है, मिस्र, जो कि अफ्रीका महादेश का एक एक हिस्सा है, इजिप्ट, जिसको मिस्र भी कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ देख लेते हैं कुछ और भौगोलिक स्थिति। ये रेड सी है, रेड सी यहाँ पर मेंशन नहीं है। ये यहाँ पर अकाबा की खाड़ी, एक छोटा सा समुद्र, और यहाँ पर ये स्वेज सागर है। ये दोनों जा कर के रेड सी में जाके मिल जाता है। ये हो गया गल्फ़ ऑफ एडन, गल्फ़ ऑफ एडन है ये। और ये रेड सी गल्फ़ ऑफ एडन में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर बाब अल मंडेब है, एक नाम का एक जल संधि है। जल संधि उसको कहते हैं जो दो जल राशि को या दो सागर को जो मिलान करता है, उसको जल संधि कहते हैं। यहाँ पर बाब अल मंडेब है, और ये जा कर के गल्फ़ ऑफ एडन में मिलता है। और गल्फ़ ऑफ एडन जा कर के आपका अरेबियन सी में मिल जाता है, जो कि हिंद महासागर का एक विंग है। तो हमने देख लिया कि इजराइल से जो सटे हुए देश हैं उसमें एक लेबनान हो गया, दूसरा सीरिया हो गया, तीसरा जॉर्डन हो गया, और चौथा इजिप्ट का क्षेत्र हो गया। ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं, और इसके पश्चिम में भूमध्य सागर आ गए। अब चलिए देखते हैं इजराइल के एक्चुअल जो मैप है उसको देखते हैं। ये है इजराइल और फ़िलिस्तीन का एक्चुअल मैप, और इस मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं उन सब शब्दों को जो कि पेपर में समय समय पर उभर कर आते हैं। इसमें एक शब्द जो महत्वपूर्ण जो उभर करके आता है वो गाज़ा पट्टी। ये है गाज़ा पट्टी का क्षेत्र। मैं आपको पेन से लोकेट करके बता रहा हूँ। ये गाज़ा पट्टी का क्षेत्र है, ये गाज़ा पट्टी है।
यहाँ पर इजराइल का नियंत्रण नहीं है, यहाँ पर हमास का नियंत्रण है। ये भी एक ये जो वेस्ट बैंक दिख रहा है, यहाँ पर भी इजराइल का नियंत्रण नहीं है, यहाँ पर फ़िलिस्तीन का नियंत्रण है। और ये शहर हो गया जेरूसलम, जेरूसलम शहर हो गया, ये जेरूसलम शहर हो गया, जिसको लेकर के दोनों देशों के बीच में विवाद है। तो इजराइल आपका हो गया एक ये वाला देश, और ये वाला हो गया फ़िलिस्तीन हो गया, ये फ़िलिस्तीन का इलाका ये हो गया, और फ़िलिस्तीन का इलाका ये वाला हो गया। तो गाज़ा पट्टी क्लियर हो गया, गाज़ा पट्टी ये है, वेस्ट बैंक का क्षेत्र ये है, और गाज़ा पट्टी पर हमास का नियंत्रण है। और हमास क्या है, अब हमास को एक आतंकवादी संगठन माना जाता है, इजराइल इसको आतंकवादी संगठन मानता है, जिसको ईरान द्वारा समर्थन किया जाता है। यहाँ ये हमास संगठन जो है वो शिया मुस्लिम जो समर्थक माने जाते हैं। और ये वेस्ट बैंक है, और ये गाज़ा पट्टी हो गया। अब खान यूनिस एक यहाँ पर एक शहर है गाज़ा पट्टी में, जहाँ पर काफ़ी तबाही मची है इस युद्ध के कारण, काफ़ी चर्चा में रहता है। हो सकता है कि प्री में ये क्वेश्चन पूछ दें कि खान यूनिस शहर कहाँ अवस्थित है, आपको 4 ऑप्शन, 4 देश का ऑप्शन दे दे। इसी तरह से हम देखते हैं कि गोलन हाइट्स, ये गोलन हाइट्स सीरिया का एक क्षेत्र है, सीरिया का ये क्षेत्र गोलन हाइट्स है, गोलन हाइट्स जो सीरिया का एक क्षेत्र है, लेकिन इजराइल का इस पर नियंत्रण है। इसी तरह से है हम देखते हैं कि जो राफा बॉर्डर की चर्चा काफ़ी न्यूज़ में रही है। राफा बॉर्डर ये है, ये राफा बॉर्डर है इजराइल, और ये राफा बॉर्डर है, सॉरी, ये राफा बॉर्डर है आपका, ये जो क्षेत्र है ये राफा बॉर्डर है। गाज़ा और गाज़ा पट्टी और इस मिस्र के बीच, मिस्र के सिनाई प्रांत के बीच में एक बॉर्डर है जिसको राफा बॉर्डर कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये एरिया हो गया राफा बॉर्डर, सॉरी सिनाई प्रांत हो गया, मिस्र का पहले हिस्सा था जिस पर बाद में इजराइल ने नियंत्रण कर लिया था, लेकिन दोनों बीच में जब समझौता हुआ तो इसको वापस कर दिया गया था मिस्र को। ये सिनाई प्रांत हो गया, सिनाई प्रांत जिसको सिनाई प्रायद्वीप भी कहते हैं, इस पर भी इजराइल का नियंत्रण था पहले। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सारे जो पॉइंट्स थे, जो भौगोलिक पॉइंट्स थे, वो क्लियर हो चुके हैं। अब मैं बता दूं कि जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक एक्चुअली जॉर्डन का एक हिस्सा था जिस पर कि इजराइल ने नियंत्रण कर लिया था बाद में। और गोलन हाइट्स के बारे में हमने बता दिया, वो सीरिया का एक हिस्सा था जिस पर इजराइल ने नियंत्रण कर लिया था। इन सब क्षेत्रों पर अभी जो गोलन हाइट्स है, वेस्ट बैंक है, गाज़ा पट्टी है, इसमें सभी में अभी फ़िलिस्तीनी शरणार्थी रह रहे हैं। इजराइल फ़िलिस्तीन युद्ध के संदर्भ में यरूशलेम का काफ़ी महत्व है, यरूशलेम की चर्चा काफ़ी होती है। देख दोस्तों, यरूशलेम तीनों धर्म जो ईसाई, यहूदी और मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, तीनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यरूशलेम के बैतलहम में ही ईसा मसीह की पैदाइश हुई थी, और यहीं पर यरूशलेम में ही जो यहूदी धर्म के प्रवर्तक थे, जिसको मूसा कहते हैं, जो जिसको मोसेस कहते हैं, उसकी भी पैदाइश हुई थी। और इस्लाम धर्म के लिए ये इसलिए पवित्र माना जाता है कि यहीं पर अल अक्सा मस्जिद है, जो कि इस्लाम धर्म में तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है मक्का और मदीना के बाद। और इसी पर कंट्रोल को लेकर के इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में विवाद हमेशा रहता है, यरूशलेम को लेकर के। इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद के संदर्भ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की चर्चा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चर्चा काफ़ी होती है। इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि वो क्या है। एक्चुअली संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति को स्थापित करने के लिए बनाया गया था। और उसका उद्देश्य था कि विश्व में जहाँ भी अशांति हो रही है, जहाँ भी युद्ध चल रहा है, उसका शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान निकालना है। और यूनाइटेड नेशन में ही, संयुक्त राष्ट्र संघ में ही एक अलग विंग बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसमें कि 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। वो अस्थायी सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष पर संयुक्त राष्ट्र के ही एक और विंग महासभा द्वारा चुना जाता है। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनको बहुत पावर होता है, और उनको पावर ये रहता है कि सबसे पहले देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन 5 अस्थायी सदस्य हैं। पहले अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस, चौथा रूस
और चौथा पाँचवा चाइना। ये 5 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। ये 5 देश अस्थायी सदस्य हैं। इन पाँचों देशों को पावर रहता है कि वो कोई भी प्रस्ताव जो यूएनओ में लाया जाता है उस प्रस्ताव को वो निरस्त कर सकते हैं। उसमें से अगर एक भी सदस्य किसी प्रस्ताव के विरोध में है तो वो प्रस्ताव वहाँ पर पारित नहीं हो सकता है। यूएनओ में इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद को सुलझाने के लिए, उनके बीच में शांति वार्ता के लिए कई बार प्रयास किए गए थे और प्रस्ताव लाए गए थे कि दोनों के बीच में युद्ध ना हो, युद्ध रोक करके शांति बहाल हो। लेकिन बार बार संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका द्वारा उसको वीटो कर दिया जाता है। वीटो पावर का मतलब ही है कि वीटो पावर इसी के लिए यूज होता है कि वैसी शक्ति जिसमें कि किसी भी एक सदस्य को यह पावर होता है कि वो किसी भी प्रस्ताव को जो उसको पसंद नहीं है उसको निरस्त कर सकता था। और अगर एक भी सदस्य किसी प्रस्ताव को निरस्त कर दे या उसके अगेंस्ट में वोटिंग कर दे तो वो प्रस्ताव कभी सुरक्षा परिषद से पारित नहीं हो सकता था। इसी को वीटो पावर भी कहते हैं। अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद है उसके मुख्य बिंदु पर हम आते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद की कहानी क्या है उसको समझने का हम प्रयास करते हैं और उसकी कहानी में ही उनके युद्ध के जो कारण हैं वो भी निहित हैं। देखिए, फिलिस्तीन का मतलब होता है एक पवित्र भूमि। 8000 ईसा पूर्व में जब फिलिस्तीन के क्षेत्र को माना जाता है कि धरती पर वो पहला क्षेत्र था जब मनुष्य ने कृषि और पशुपालन करना प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था। इससे पहले माना जाता है कि मनुष्य घुमक्कड़ थे और जंगलों में फल फूल खा करके जिंदा रहते थे। 1848 तक 1948 तक फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था। अभी फिलिस्तीन नाम का कोई देश जो राष्ट्र कोई स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, वह एक स्वायत्त क्षेत्र जरूर है लेकिन स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अभी उसकी मान्यता नहीं है फिलिस्तीन की। लेकिन 1948 से पहले फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था। ये जो आप इजराइल का पूरा नक्शा देख रहे हैं ये पूरा फिलिस्तीन का क्षेत्र था 1948 में। ये पूरा फिलिस्तीन था पहले। ये पूरा फिलिस्तीन का एरिया था। 1948 से पहले यह ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। ऑटोमन एम्पायर क्या था? ऑटोमन एम्पायर एक जो 12वीं-14वीं शताब्दी में एक महान साम्राज्य हुआ करता था जो कि पूरे लगभग इस्लामिक कंट्रीज़ पर नियंत्रण रखता था। जो भी अरब वर्ल्ड के इस्लामिक कंट्रीज़ थे उस पर उसकी हुकूमत चलती थी अरब ऑटोमन एम्पायर की। एक तरह से जो दक्षिण के यूरोपीय क्षेत्र देश हैं, जो उत्तर के अफ्रीका क्षेत्र हैं और पूरे अरब वर्ल्ड पर उसका नियंत्रण था। 1948 तक आते आते जो ऑटोमन साम्राज्य था फर्स्ट वर्ल्ड वार तक आते थे ऑटोमन साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। फिर भी उसके द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के अगेंस्ट में उनके द्वारा लड़ाई लड़ी गई थी और मित्र राष्ट्र में थे ब्रिटेन, फ्रांस और प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण ऑटोमन साम्राज्य कई छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया था। उसका विशाल साम्राज्य टूट करके छोटे छोटे क्षेत्रों में बंट गया था। इसमें से फिलिस्तीन के क्षेत्र को ब्रिटेन द्वारा कब्जा कर लिया गया था। और इसी बीच में जो यूरोप में यहूदी धर्म के लोगों पर, खास करके जर्मनी में हिटलर के द्वारा यहूदी धर्म के लोगों पर काफ़ी अत्याचार होने लगा था। जर्मनी में हिटलर ने लाखों यहूदियों को मरवा दिया था। उनके राष्ट्रीय जो अधिकार होते हैं जैसे वोटिंग का अधिकार या अन्य कई प्रकार के जो अधिकार होते हैं एक नागरिक के रूप में, वो सारे अधिकार को छीन लिए गए थे। और तब उसी टाइम से सारे यहूदी लोग अपने जो यूरोप थे उसको छोड़ करके अनेक देशों में शरणार्थी के रूप में शरण लेने लगे। इसमें भारत में भी बहुत बड़े पैमाने पर यहूदियों ने शरण लिया था। लेकिन फिलिस्तीन के क्षेत्रों में जो शरण ले रहे थे वो एक व्यापक पैमाने पर फिलिस्तीन के क्षेत्रों में वो ज़्यादा मतलब शरण लिए हुए थे, क्योंकि फिलिस्तीन को वो अपने पूर्वज की भूमि समझते थे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि फिलिस्तीन में ही यरूशलेम में मोसेस की पैदाइश हुई थी और इसी कारण से वो अब इसको अपने पूर्वज का स्थल मानते थे। इसलिए फिलिस्तीन में सबसे ज़्यादा शरणार्थी आकर के रुके। जब यहाँ पर यहूदियों की संख्या बढ़ने लगी तो उनके द्वारा अलग इजराइल देश की मांग होने लगी। इजराइल के देश की मांग होने लगी तो ब्रिटिश सरकार ने एक बाल्फोर घोषणा किया था। बाल्फोर घोषणा ये याद रखने की चीज़ है कि पूछा जा सकता है कि बाल्फोर घोषणा कब हुई थी, किस संदर्भ में हुई थी बाल्फोर घोषणा।
बाल्फोर घोषणा हुई थी और उसके द्वारा कहा गया था कि यहूदियों को उसकी मातृभूमि वापस कर दी जाएगी। लेकिन ब्रिटेन द्वारा यह जो विवाद था इसको सुलझाया नहीं जा सका, इजराइल के द्वारा जो मांग की जा रही थी। अच्छा, इजराइल के द्वारा जो मांग की जा रही थी यहूदियों के द्वारा अलग इजराइल देश की, तो उसके कारण फ़िलिस्तीन के साथ जो वहाँ पर जो अरब फ़िलिस्तीनी मुसलमान थे उसके साथ उसका संघर्ष होने लगा। और इसी संघर्ष के बीच में ब्रिटेन द्वारा 1948 में फ़िलिस्तीन के क्षेत्रों को आज़ाद करके वो जो वापस चले गए, जैसे कि 1947 में भारत को आज़ाद करके वो चले गए थे। भारत और पाकिस्तान में विभाजन करके वो चले गए थे। उसी तरह से उसने इसको फ़िलिस्तीन के क्षेत्र को भी छोड़ करके वापस चले गए थे और उसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो समाधान निकाले इस इजराइल और फ़िलिस्तीन के विवाद को। तो 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने फ़िलिस्तीन के क्षेत्र को डिवाइड करके इजराइल और फ़िलिस्तीन नाम का दो देश बना दिया। ये क्षेत्र जो है ये इजराइल का क्षेत्र बनाया गया, ये इजराइल का क्षेत्र बनाया गया था। और ये क्षेत्र फ़िलिस्तीन का बना दिया गया, ये क्षेत्र फ़िलिस्तीन का बना दिया गया, ये क्षेत्र फ़िलिस्तीन का बना दिया गया। इस तरह से कुछ था, फ़िलिस्तीन का बना दिया गया। अब यहाँ पर इजराइल और फ़िलिस्तीन दो देश बना दिया गया और यरूशलेम जो था, यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने नियंत्रण में रख लिया, अपने संरक्षण में रख लिया। उनको लग रहा था कि यरूशलेम ही दोनों के बीच में विवाद का जड़ है, तो उसको अपने सुरक्षा में रख लिया गया। लेकिन फ़िलिस्तीन के जो मुसलमान थे और अरब देश के जो लोग थे उनको ये पसंद नहीं आया। उसने काफ़ी विरोध किया इसका, इस यूएनओ के इस फैसले का, संयुक्त राष्ट्र संघ के इस फैसले का, और इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में युद्ध होने लगा। और देखते ही देखते इजराइल और फ़िलिस्तीन का युद्ध एक तरह से अरब और इजराइल के युद्ध में तब्दील हो गया। अरब और इजराइल के बीच में 2 से 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ भी लड़ी गई जिसको याद रखने की ज़रूरत है। और इसमें से 1967 में 6 दिन का एक युद्ध था और 1973 में योम किप्पर का युद्ध था, योम किप्पर का युद्ध भी लड़ा गया था। और 1982 में लेबनान का युद्ध लड़ा गया था। इन सभी युद्ध में अरब वर्ल्ड की हार हुई थी। हार के बाद जो है इजराइल के द्वारा फ़िलिस्तीन के एक बड़े क्षेत्र के साथ साथ जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो डिवाइड करके फ़िलिस्तीन का क्षेत्र दिया था उस फ़िलिस्तीन के भी एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और साथ ही साथ अरब देशों के भी कुछ कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। जैसे हमने बताया कि सीरिया के गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया और जॉर्डन के वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया और इजिप्ट के सिनाई प्रायद्वीप पर उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इसके कारण बड़े पैमाने पर जो फ़िलिस्तीन पर जो कब्जा किया गया, तो बड़े पैमाने पर जो फ़िलिस्तीनी नागरिक थे उसके द्वारा आसपास के देशों में सीरिया, जॉर्डन, मिस्र में जाकर के उनके द्वारा शरण लिया गया, लेबनान में शरण लिया गया। लेबनान के भी दक्षिणी जो हिस्से थे उस पर भी इजराइल ने नियंत्रण कर लिया था। लेकिन इसी बीच में इन दोनों देशों की समस्या को समाधान के लिए जो समझौते का प्रयास था वो भी जारी रहा। हम देखते हैं 1973 में कैंप डेविड नाम से एक समझौता करने का प्रयास किया गया, कैंप डेविड। ये सब टर्मिनोलॉजी को याद करने की ज़रूरत है, ये सब प्री और मेंस में आपको प्री में पूछे जा सकते हैं और मेंस में भी आपको लिखने में सहयोग मिलेगा। कैंप डेविड एक समझौता हुआ था 1973 में, 1973 में कैंप डेविड समझौता हुआ था, लेकिन इससे किसी प्रकार का समाधान नहीं निकल पाया। फिर 1993 और 95 में एक ओस्लो संधि हुआ था। ये संधि काफ़ी महत्वपूर्ण है और ओस्लो संधि इसमें फ़िलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र तो नहीं बनाया गया, लेकिन फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण बनाया गया। जहाँ जहाँ फ़िलिस्तीन के लोग रह रहे थे उसको फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण बना करके एक अलग पहचान देने का प्रयास किया गया। लेकिन जो एक फ़िलिस्तीनी राष्ट्र की मांग थी, एक अलग फ़िलिस्तीन देश जो बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, उन सब के बारे में इस संधि से कोई समाधान नहीं निकल पाया। बाद में 2000 में एक बार फिर कैंप डेविड समिट हुआ, उसका भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही 2012 में फ़िलिस्तीन को पर्यवेक्षक देश का दर्जा दिया। याद रखिए कि इजराइल के द्वारा जब कब्जा कर लिया गया था फ़िलिस्तीन के क्षेत्रों पर, तो फ़िलिस्तीन की जो एक अलग राष्ट्र के रूप में जो एक पहचान थी वो भी ख़त्म हो गई थी और फ़िलिस्तीन लगातार एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए की डिमांड कर रहे थे और इसी डिमांड के रूप में वो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उसको पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था, पर्यवेक्षक देश का दर्जा।
लेकिन इन सब चीज़ों से जो अस्थाई समाधान होना था वो अस्थाई समाधान नहीं हो पाया, और इसी बीच में इजराइल द्वारा कई ऐसी गतिविधियों की जा रही थी जिसके कारण इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में विवाद और गहराता चला गया। इसमें से एक जो ये था कि फ़िलिस्तीन के लोगों के जो क्षेत्र थे जहाँ पर फ़िलिस्तीनी शरणार्थी बसे हुए थे, जैसे कि वेस्ट बैंक, गाज़ा क्षेत्र और यरूशलेम, इन सब क्षेत्रों पर फ़िलिस्तीन द्वारा इजराइल द्वारा जबरन यहाँ पर अपनी बस्तियाँ बसाए जा रहे थे, जिसका विरोध किया जा रहा था फ़िलिस्तीन के लोगों के द्वारा। साथ ही साथ जो फ़िलिस्तीन के लोग यहाँ पर रह रहे थे उसको किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए गए थे। उसको न सेना रख सकते थे, न हथियार रख सकते थे। यहाँ तक कि जो वो जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद होता है जिसमें वो इबादत के लिए जाते थे, उस पर भी कई प्रकार के रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे। इन सब के कारण इन लोगों के बीच में तनाव हमेशा बरकरार रहा, और हाल का जो युद्ध और तनाव देखा जा रहा है वो उसी एक जो लंबी जो लड़ाई है उसी का एक हिस्सा है, ये अलग नहीं है। और आज भी कई प्रश्न जो है वो बिल्कुल अनुत्तरित है, जिसका समाधान खोजने की ज़रूरत है। फ़िलिस्तीन को भी एक अलग राष्ट्र बनाने की जो मांग वहाँ के लोग कर रहे हैं, उस पर अभी किसी प्रकार का समझौता नहीं हो पाया है। शरणार्थी जो एक बड़े पैमाने पर जो आसपास के देशों में शरण लिए हुए हैं, जिसको किसी प्रकार के राइट्स अभी नहीं हैं, और उनकी भी एक समस्या है, उसको भी समाधान करने की ज़रूरत है। जो अवैध बस्तियाँ बसाई गई हैं वेस्ट बैंक में, गाज़ा पट्टी में, इन सब क्षेत्रों का क्या निर्णय होना है, क्या उस बस्तियों को हटा दिया जाएगा, वहाँ पर अवैध बस्तियाँ बसा करके इजरायली नागरिकों को बसा दिया गया है, इन सब पर भी अभी किसी प्रकार की जो है समाधान नहीं निकल पाया है। जो यरूशलेम है उसकी क्या स्थिति होगी, यरूशलेम को इजराइल और फ़िलिस्तीन दोनों अपना पवित्र स्थान समझ करके इसको अपनी अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। इन सब ये ऐसे ज्वलंत प्रश्न हैं जिस पर अभी भी किसी प्रकार का समाधान नहीं हो पाया है, और जिसके कारण इन लोगों के बीच में अभी भी युद्ध चल रहा है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग देशों का क्या दृष्टिकोण है इस पर, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का और भारत का क्या दृष्टिकोण है इजराइल फ़िलिस्तीन के विवाद में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अपना सहयोगी देश मानता है इजराइल को, और इजराइल राष्ट्र का हमेशा समर्थन करता है। यही कारण है कि जितने भी शांति के जो प्रस्ताव लाए जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसको वो वीटो कर देता है यदि वो समझता है कि वह प्रस्ताव इजराइल के अगेंस्ट में है। तो अब भारत का आप देखते हैं कि भारत का क्या इस पर जो स्टैंड है, भारत का क्या पक्ष है। भारत एकमात्र पहला गैर अरब देश था 1950 में जिसने इजराइल को राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया था, और 1988 में बाद में उसने फ़िलिस्तीन को भी एक राष्ट्र के रूप में भारत ने मान्यता दिया था। भारत हमेशा टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करता है। टू नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत इसको कहते हैं। भारत हमेशा इसका समर्थन करता है कि इजराइल और फ़िलिस्तीन नाम का दो देश बनना चाहिए, और लेकिन प्रारंभ से ही भारत की सहानुभूति फ़िलिस्तीन के लोगों के प्रति रहा है, और यही कारण है कि फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ संबंध न बिगड़े, इसके लिए इजराइल के साथ संबंध काफ़ी सीमित रखे गए थे। और मान्यता देने के बाद भी इजराइल से संबंध हमारा उस तरह से नहीं था जितना फ़िलिस्तीन से संबंध था। लेकिन कई कारण ऐसे थे, जैसे कि भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था तो इजराइल द्वारा बड़े पैमाने पर जो आधुनिक हथियार थे वो उपलब्ध कराए गए थे भारत को। जैसे बराक मिसाइल जो है वो इजराइल द्वारा ही भारत को उपलब्ध कराया गया था। तो इन सब कारणों से जो इजराइल के पास टेक्नोलॉजी, दुनिया के सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी उनके पास है, इन सब कारणों के से भारत और इजराइल के बीच में जो दूरियां थी वो घटने लगी। और हाल फिलहाल में एक शब्द उभर के आता है, डीहाइफेनेशन नीति। ये एक वर्ड्स है, इसका मतलब होता है कि दो देशों के बीच में अलग अलग तरीके से दोनों को डील करने की एक पॉलिसी होती है इंटरनेशनल रिलेशन में। इसके तहत इजराइल और फ़िलिस्तीन दोनों देशों के साथ अलग अलग तरीके से और बेहतर संबंध बनाने का प्रयास किया जा रहा था। इससे पहले क्या क्या हो रहा था कि फ़िलिस्तीन से अच्छा संबंध बना रहे थे और इजराइल को हम लोग इग्नोर कर रहे थे। लेकिन अब जो है कि इजराइल के साथ भी अच्छा संबंध बनाने का प्रयास किया गया कुछ वर्षों से, और अभी इजराइल के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। तो इस तरह से भारत का यही नज़रिया है, और भारत अभी भी चाहते हैं कि दोनों देश के बीच में जो समाधान है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो और लड़ाई ना हो। तो इस प्रकार से हमने देखा इस वीडियोज़ में कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में क्यों युद्ध हो रहा है, उसकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है,
और उसके सभी पक्षों को फैक्ट्स के साथ हमने देखा और उस पर यूएनओ का क्या स्टैंड है, भारत का क्या स्टैंड है, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के क्या कहना है उस पर, और उसके संदर्भ में जो भी जो अभी समस्याएं चल रही है उन सब के संदर्भ में हमने इसमें डिस्कशन किया। दोस्तों इसमें डिस्कशन में प्री के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मेंस के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने जो डिस्कशंस किया उस डिस्कशन से आप मेंस के एक अच्छा आंसर भी लिख सकते हैं। और ये जो भी बातें बताई गई हैं उन सब बातों को आप बार बार सुनेंगे रिपीट कर करके तो आपको ज़रूर याद होगा। थोड़ा सा कठिन है लेकिन याद हो जाएगा। और संभवतः इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध का मामला है वो हो सकता है कि प्री में मेंस में ज़रूर पूछे जाएं। काफ़ी हॉट टॉपिक है, चाहे बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछे जा सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के सेशन में आज बस इतना ही। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक करंट इश्यूज़ के साथ।